तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube और Facebook पेज पे। तो हम लोग जैव परक्रम का पोषण का डे 8 कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा डे 9 स्टार्ट होगा। हमारा जो भोजन था पाचन अंग में ग्रसनली के द्वारा छोटी आंत तक पहुंच गया था। आज हम उसको पित्त रस के द्वारा ग्रसनली से निकाल के भोजन को बड़ी आंत में पहुंचाएंगे और बड़ी आंत से निकल के गुदा से होके मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाएगा। यहीं पे हमारा पोषण जो टॉपिक है पोषण वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि हमारे बिहार बोर्ड में आए हुए हैं उसको कल देखेंगे और उससे अगले क्लास से हम शोषण स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम पास के क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला है पीत श्रावण कहाँ से होता है। हम यकृत के बारे में पढ़े थे, हम लास्ट क्लास में यकृत के बारे में पढ़े थे। तो पीत जो है पीत यकृत से ही श्रावण होता है। कहाँ से श्रावण होता है जी? यकृत से ही होता है। तो पीत है क्या? पीत किसे कहा जाता है? पीत एक प्रकार का क्षारीय द्रव है, एल्कलाइन द्रव है। पीत एक प्रकार का क्षारीय द्रव है एवं गाढ़ा होता है जो हरे रंग का होता है। पीत जो है पीत हरे रंग का होता है, गाढ़ा एवं क्षारीय द्रव होता है वह जो यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होगा? यकृत से। पीत जो है पीत यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। अगला पॉइंट है पीत में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप सब कि पीत में जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। आपसे यदि कोई पूछे क्या पीत में एंजाइम पाया जाएगा तो बोलिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा नहीं, पीत में एंजाइम नहीं पाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पीत के प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो क्या होगा पीत के प्रमुख कार्य? ध्यान दीजिएगा, पीत के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला है पीत अमाशय से ग्रहणी यानी कि छोटी आंत में आए हुए कायम की अम्लीयता को नष्ट करता है। भाई ग्रहणी तो छोटी आंत में होगा जी, अरे ग्रहणी छोटी आंत में होगा ना, तो वही बोल रहा है पीत जो है अमाशय से ग्रहणी में आए हुए कायम की अम्लीयता को नष्ट करता है। कायम मतलब वेस्ट पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ जो कि जिसमें अम्लता को नष्ट करता है। अगला पॉइंट है पीत के लवण की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है। पीत के लवण की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है। यही पीत का दो कार्य है। यदि आपसे 2 मार्क में पूछता है और यदि आप दोनों का दोनों लिखते हैं तो आपको गारंटी फुल में फुल आएगा, 2 में 2 आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको बड़ी आंत। यहाँ से प्रारंभ होता है आपका बड़ी आंत। भोजन जो है अब छोटी आंत से कहाँ पहुंच गया है? बड़ी आंत में पहुंच गया है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं बड़ी आंत क्या है? आहार नाल का सबसे पिछला वाला भाग बड़ी आंत होता है जो अंतिम रूप से मल द्वार के द्वारा बाहर आ जाता है। मल द्वार मतलब एनस, उसी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, ना। लंबाई लगभग बड़ी आंत का जो लंबाई है वो लगभग 1.5 मीटर अर्थात 5 फीट का होता है। किसका लंबाई जी? तो बड़ी आंत का, है ना। बड़ी आंत वो अंतिम रूप से मल द्वार के द्वारा बाहर खुल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। बड़ी आंत को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। बड़ी आंत को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है मलाशय। पहला है सीकम, दूसरा है कोलन और तीसरा है मलाशय। बड़ी आंत मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है। पहला सीकम,
दूसरा कोलन और तीसरा मलाशय है ना, तीसरा मलाशय। आगे है जी सीकम होता क्या है? ये जो सीकम है, सीकम होता क्या है? यह बड़ी आंत का शुरुआती थैलानुमा हिस्सा है। जब बड़ी आंत शुरू होता है छोटी आंत के बाद, तो वहीं से एक थैलानुमा रचना होता है, वही सीकम है। जहां छोटी आंत समाप्त होती है, इसके नीचे एक छोटी नली जुड़ी होती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं जी? अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अपेंडिक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कोलन। आगे है कोलन। यह सबसे बड़ा हिस्सा है और इसके 4 भाग होते हैं। बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा, यदि आपसे पूछे बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा, बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा, बड़ी आंत का, बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा जो है वो कोलन होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कोलन होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है जी? तो कोलन होता है। आगे है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कोलन के कितने प्रकार जी? 4 प्रकार। पहला है असेंडिंग कोलन। पहला क्या है? असेंडिंग कोलन, जो कि दिया हुआ है ऊपर की ओर जाने वाली हिस्सा। असेंडिंग कोलन जो है ऊपर की ओर जाने वाली हिस्सा है। दूसरा आपको है ट्रांसवर्स कोलन। दूसरा क्या है जी? ट्रांसवर्स कोलन। यह जो है पेट के आर पार जाने वाला हिस्सा होता है। बड़ी आंत का पेट, बड़ी आंत में पेट के आर पार जाने वाले हिस्सा को ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं। और जो बड़ी आंत ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाने वाले हिस्सा को हम कहते हैं असेंडिंग कोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलन कहते हैं। तीसरा है मेरा डिसेंडिंग कोलन। तीसरा क्या है जी? डिसेंडिंग कोलन, जो कि नीचे ओर आने वाला हिस्सा होता है। बड़ी आंत का ऊपर जाने वाला हिस्सा असेंडिंग, नीचे आने वाला डिसेंडिंग, ऊपर जाने वाला असेंडिंग, नीचे आने वाला डिसेंडिंग। और जो बड़ी आंत का हिस्सा पेट का आर पार जाए उसको ट्रांसवर्स कोलन क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स कोलन। और लास्ट और महत्वपूर्ण, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट 4 नंबर का मलाशय। क्या जी? मलाशय। मलाशय जो है यहाँ अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल, जो हमारे भोजन में पाचन के बाद बनता है, मल मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ अस्थायी रूप से जमा होता है, अस्थायी रूप से जमा होता है। इसके अंत में मल द्वार यानी कि एनस होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। मल द्वार मतलब एनस। आप सभी को बताए थे आहार नाल में 6 अंग होते हैं, 7 अंग होते हैं, महत्वपूर्ण रूप से 7 अंग होते हैं आहार नाल में। 7वां नाम जो है वो एनस है। एनस जिसको हम गुदा या गुर्दा भी बोलते हैं, गुदा या गुर्दा भी बोलते हैं, जो कि बड़ी आंत का चौथा प्रकार मलाशय के अंत में खुलता है। बड़ी आंत का चौथा प्रकार मलाशय में खुलता है, जिससे हमारे शरीर में बने अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल पदार्थ बाहर निकलता है। क्या जी? अरे बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। आइए देखते हैं उसके बारे में। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? बड़ी आंत का मुख्य काम भोजन को पाचन नहीं बल्कि बचे हुए कचरे को प्रबंधित करना। मतलब कि भोजन का पाचन तो बड़ी आंत का काम नहीं है। मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है। आपको हम लास्ट क्लास में बताए थे कि भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। बड़ी आंत में बड़ी आंत का मुख्य रूप से पाचन नहीं होता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी आंत का मुख्य काम भोजन का पाचन करना नहीं होता है, बल्कि बचे हुए कचरे को प्रबंधित करना है। बल्कि बचे हुए कचरे को प्रबंधित करना है। किसका काम जी? तो बड़ी आंत का। किसका काम जी? अरे बड़ी आंत का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके कार्य 4 गो हैं। महत्वपूर्ण कार्य कितने हैं जिसके? 4 गो है। वही चारों के बारे में जानते हैं। पहला है अपाजल का अवशोषण। अपाजल का अवशोषण, वाटर अवशोषण। उसमें है भोजन से अतिरिक्त पानी और खनिज लवण को सोखना।
भोजन से जो पानी आया और अतिरिक्त लवण आया उसको सोखने का काम कौन करता है जी? अरे बड़ी आंत। आपको छोटी आंत के बारे में बताए थे, छोटी आंत भी जल का अवशोषण करता है लेकिन बहुत कम। मुख्य रूप से जो करता है वो बड़ी आंत करता है। अरे कौन करता है? तो बड़ी आंत करता है। अरे कौन करेगा? तो बड़ी आंत करेगा, बड़ी आंत करेगा, है ना जी। दूसरा है मल का निर्माण। मल का निर्माण भी कहाँ होगा? तो मल का भी निर्माण जो है वो बड़ी आंत में होगा। पानी सोखने के बाद तरल कचरा ठोस मल में बदल जाता है। तरल कचरा जो है वो ठोस मल में बदल जाता है। तरल कचरा ठोस मल में बदल जाता है, उसी को हम मल का निर्माण बोलेंगे। मल का निर्माण कहाँ पे होगा? तो बड़ी आंत में। कहाँ पे होगा? बड़ी आंत में। अगला है विटामिन का निर्माण। अगला क्या है जी? विटामिन का निर्माण। इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया, मतलब बढ़िया बैक्टीरिया, जैसे कि ई कोली विटामिन के और विटामिन B12 बनाने में मदद करता है। कौन जी? कौन जी? तो बड़ी आंत। बैक्टीरिया भी दो प्रकार का होता है जी, एगो हानिकारक बैक्टीरिया, एगो लाभदायक बैक्टीरिया। तो वही बोल रहा है इसमें मौजूद गुड बैक्टीरिया मतलब लाभदायक बैक्टीरिया, जैसे ई कुली वो जो है विटामिन के और विटामिन B12 बनाने में मदद करता है। 4 नंबर का लुब्रिकेशन। क्या है जी? लुब्रिकेशन 4 नंबर का। यह बलगम छोड़ती है, यह बलगम अर्थात म्यूकस बलगम छोड़ती है जिससे मल आसानी से बाहर निकल सके, जिससे मल आसानी से बाहर निकल सके। बलगम कौन छोड़ता है जी? तो लुब्रिकेशन। कौन छोड़ता है? लुब्रिकेशन। बलगम छोड़ता है जिससे मल आसानी से बाहर निकल सके। आगे हम जानेंगे गुदा के बारे में, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुदा अर्थात एनस, कहते किसको है? पाचन तंत्र का सबसे अंतिम हिस्सा होता है। आपको हम बता चुके हैं आहार नाल में पाचन तंत्र के लिए कुल 7 अंग होता है। कितना अंग जी? 7 अंग होता है। 7 नंबर का यह क्या? गुदा। अरे क्या है? गुदा। गुदा जो है पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। यह मलाशय के अंत में स्थित एक छिद्र होता है जिसके माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि मल, अपशिष्ट पदार्थ मतलब मल, इस पे ध्यान दीजिएगा, मल जो बाहर निकल जाता है। अरे समझे? आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे है बुआरे गुदा नलिका। मल कैसे निकलता है वो? एगो आता है गुदा नलिका और दूसरा जो है स्फिंक्टर मांसपेशिया। पहला चलिए गुदा नलिका के बारे में जानते हैं। यह लगभग 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या चीज जी? गुदा नलिका। और दूसरा जो है स्फिंक्टर मसल्स। गुदा में 2 प्रकार की मांसपेशियां होती है। जो मल त्याग को नियंत्रण करता है। मल त्याग को नियंत्रण कौन करता है जी? तो स्फिंक्टर मांसपेशिया मल त्याग को नियंत्रण करता है। या आपका भी मल त्याग नियंत्रण में होगा जी। ऐसा तो है नहीं कभी भी बॉडी से मल त्याग निकल जाएगा, कहीं भी बेइज्जत हो जाएंगे। अरे कभी भी अगर बॉडी से मल त्याग निकल गया तो बेइज्जत हो जाएंगे जी। 50 गो आदमी के बीच में खड़े हैं या 10 गो आदमी के बीच में बैठे हैं, अपने फैमिली के साथ बैठे हैं और वहां पे जो मल निकल गया आपके बॉडी से, आपके बिना अनुमति का मल निकल गया तो आप तो बेइज्जत हो जाएगा जी। तो वही उसको जो नियंत्रण करता है स्फिंक्टर मसल करता है। कौन करता है जी? स्फिंक्टर मसल करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुदा का मुख्य कार्य क्या है? पहला है मल त्याग करना, जो कि होता है शरीर के ठोस अपशिष्ट को बाहर निकालता है। और दूसरा है नियंत्रण करना। क्या है जी? नियंत्रण करना। स्फिंक्टर मांसपेशियों की मदद से यह सुनिश्चित करना कि मल केवल उचित समय पर ही बाहर निकले। आप ही सोचिए ना जी, कुछ देर के लिए सोचिए। आप 10 गो आदमी के बीच में बैठे हैं, आप क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं,
और मल रिलीज हो गया, आपके शरीर से मल निकल गया, बेइज्जत तो होइएगा। उसी को जो नियंत्रण करता है कौन करता है जी? एस्फिंक्टर मांसपेशी। एस्फिंक्टर मांसपेशी जो कि गुदा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है जी? गुदा में स्थित होता है। अब जब जाइएगा वॉशरूम तबे ना निकलेगा जी मल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गुदा में होने वाली सामान्य प्रॉब्लम जो नॉर्मल किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है। पहला है बवासीर। क्या है? बवासीर। पहला है आपको बवासीर, सुनेंगे इसको बवासीर हो गया, इसको बवासीर हो गया। चलने में भी प्रॉब्लम होता है, सही से चल नहीं पाता है बवासीर होने के कारण, है ना। पहला है बवासीर। गुदा की नसों में सूजन, गुदा की नसों में सूजन हो जाने से क्या होता है जी? बवासीर। अरे प्रचार भी देखे होंगे टीवी सब में, बवासीर के लिए ये टैबलेट खाइए, वो टैबलेट खाइए, ताकि आपके अंदर गुदा में जो सूजन है वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो बवासीर वही है। दूसरा है फीसर, ये भी सामान्य प्रॉब्लम है। फीसर जो है गुदा में त्वचा, गुदा की त्वचा में दरार या कट, मतलब कहीं कट लग गया गुदा में। गुदा आप समझ गए होंगे। अब गुदा में कहीं पे टच लग गया, प्रॉब्लम तो होगा जी। अरे बहुत समस्या करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फिशर। अगला है कब्ज। गुदा में कब्ज बन जाना, तो मल का सख्त होना, मल का सख्त होना जिससे निष्कासन में कठिनाई। मल जो टाइट हो जाता है जी, जब कब्ज बनने के कारण ही मल टाइट होता है। मल जब टाइट होगा तब मल निष्कासन में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है। ज़्यादा तो नहीं बट पेन होता है मल के निष्कासन में, है ना। वो कब्ज बनने से ही होता है। क्या बनने से होता है जी? कब्ज बनने से होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते। अब आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। हमारा जो जैव परिक्रम का पोषण था यहाँ पे पूर्ण रूप से डिटेल में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, आपके औकात से बाहर चर्चा कर चुके हैं, है ना। कल हम बिहार बोर्ड में 2006 से अभी तक में आए हुए जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सबको देखेंगे कि पोषण से कौन कौन सा क्वेश्चन आया, उसको चर्चा करेंगे और फिर श्वसन को चर्चा करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।